कर रहे हैं। यूपी में 3 बजे तक वोट प्रतिशत सामने आ गया है। 44.13% वोटिंग जो है वो 3 बजे तक हुई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक 63.92% वोटिंग हुई है। बिहार में 3 बजे तक 44.24% वोटिंग। असम में 3 बजे तक 60.93% वोटिंग हुई है। मणिपुर में 3 बजे तक 68.48% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46.50% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 3 बजे तक 43.01% वोटिंग हुई। लगभग 2 घंटे बाकी है वोटिंग में। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां और सोशल जो वर्कर्स हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलें और वोट करें। 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दूसरा फेज वोटिंग जो है वो 3 बजे के आंकड़े जो फिलहाल यही कह रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही कल कर सामने आया है। और कहीं कहीं जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो सुकांत मजूमदार से भिड़ते हुए भी नजर आए और कहीं भिड़ंत की भी खबरें हैं क्या? कुछ एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल के तीनों जगह में आज मतदान हो रहा है। उसमें लगभग 3 बजे से बालूरघाट में 60% के ऊपर वोट ग्रहण हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। और इसी जगह में आज सुबह से दिखा गया बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत सारे वार्तालाप हुआ, बहुत सारे झड़प भी हुआ टीएमसी और बीजेपी के बीच में, जिसमें सुकांत मजूमदार हर एक बूथ में जब जा रहे थे उस मजूमदार के साथ बचसा भी हुआ और इस तरीके का बहुत सारे घटना सामने आया है। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है पूरा सिर्फ बालूरघाट एरिया से लगभग 70 के ऊपर कंप्लेन अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास गया है। और इलेक्शन कमीशन के पास दोनों पार्टी की तरफ से तीनों अलावा बड़ा कोई हादसा का घटना सामने नहीं आया। सिर्फ बालूरघाट नहीं, बालूरघाट के अलावा भी रायगंज, दार्जिलिंग, ये दोनों जगह में बहुत सारे कंप्लेन, छोटे मोटे कंप्लेन आने लगे थे, जैसे कि बूथ में कर्मियों को बैठने नहीं दिया जा रहा था। ऐसा कंप्लेन भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि तृणमूल की तरफ से रायगंज और उसके साथ दार्जिलिंग में बहुत सारे बूथ में। आप हमारे साथ रहिएगा। मथुरा में भी आज वोटिंग हुई है को लेकर हेमा मालिनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, हमारे संवाददाता से बातचीत की गई, सुनिए जरा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी जी। मैम, आप चुनाव लड़ रही हैं, तीसरी बार अब आप चुनाव लड़ रही हैं। थोड़ा और काम बाकी है, वो अभी करूंगी मैं। मैम, आपको क्या है, हमें जाना है, बहुत भीड़ सब जगह है, मैं थोड़ा बीच में आई थी, अभी मुझे जाना है। मैम, बस आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है कितने प्रतिशत से आप इस बार चुनाव जीत रही हैं या कितनी कॉन्फिडेंट है मैम बात करने के लिए? तो ये थी हमारे साथ मथुरा से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं हेमा मालिनी। इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में मथुरा की जनता उनका कितना सपोर्ट करती है या क्या मथुरा की जनता तैयार है हेमा? और अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया। डिंपल यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ भाजपा से जीत रही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में मैं स्वयं अपना मतदान जलपान से पहले करने आया हूं और सबसे पहले समस्त देशवासियों को मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि देश और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में वो सभी अपना 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तो 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। क्या कुछ हेमा मालिनी की तरफ से कहा गया आपने सुना, साथ ही क्या कुछ डिंपल यादव की तरफ से कहा गया वो भी आपने सुना। वो कहती हुई नजर आई कि इस बार समाजवादी पार्टी और या पूरी तरह से जो इंडिया गठबंधन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही आपने भूपेश बघेल को भी सुना।
देखिए 88 सीटें जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 3 बजे तक क्या परसेंटेज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर भी क्या कुछ खबरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आरजू सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। आरजू सेठ, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और क्या है वहां का वो वोट परसेंटेज 3 बजे तक का? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गाजियाबाद के सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और अगर यहाँ के वोटर टर्नआउट की बात करूँ तो 41.13 वोटर टर्नआउट जो है वो 3 बजे तक का गाजियाबाद में हुआ है। तस्वीरें हम आपको पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं और यहाँ पर लोग जो है वो अभी भी पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोग जो है वो वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अंदर जाएंगे जब। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोकतंत्र का जो त्योहार है उसको मनाते हुए लोग जो है इस वक्त भी नजर आ रहे हैं। तेज धूप निकली हुई है और इसके बावजूद भी दोपहर में हमने देखा था कि लोग जो है वो इस अपने लोकतंत्र का जो त्योहार है उसको मनाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे थे। फुल सिक्योरिटी के बीच में वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है। 6 बजे तक वोटिंग जो है वो चलेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन जो है वो भी नजर आ रहा है पूरी तरीके से। तो आरजू से हम जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आरजू से फिलहाल हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 88 लोकसभा सीटों पर जहां जहां वोट डाले जा रहे हैं और क्या कुछ 3 बजे तक का परसेंटेज सामने निकल कर आया वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो कर्नाटक की 13 सीटों पर लोकसभा, आपको बता दें कि 13 लोकसभा सीटें जो हैं कर्नाटक की, उन पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। और बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारे संवाददाता ने बात की, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी मेरठ लोकसभा सीट पर चुनाव को जनता ने मन बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? व्यक्तिगत तो मुद्दा मेरठ का कोई नहीं है, क्योंकि मेरठ को बिना मांगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली RRTS दी है, मेट्रो दी है और एक्सप्रेस हाईवे दिया है। पहले दिल्ली जाने का मतलब था 3 घंटे का समय लगना, अब दिल्ली जाने का मतलब है 40 मिनट एक्सप्रेस हाईवे पर, बाकी मेरठ का समय और दिल्ली का। जहाँ तक मेरठ में समय ज़्यादा लगने की बात है, वहाँ पर थोड़ा जाम और अतिक्रमण की समस्या है, लेकिन उसका हल सोचा गया है। अब मेरठ को फ्लाईओवरों का शहर अगले 4-5 साल में बनाने का हमारा प्रयास होगा। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बोला, आर्थिक सर्वे की बात हो या मोदी जी ने भी कहा कि मंगलसूत्र छीनने की बात हो, संपत्ति कर छीनना, फिर सैम पित्रोदा ने कहा कि विरासत टैक्स लगाने पर चर्चा की बात हो, तो क्या ये सारे मुद्दे भी हैं? ये बात साबित हो गई कि नेहरू गांधी परिवार पर सैम पित्रोदा का ही हाथ है। अब वो जो सिखा रहा है वो करने की बात कर रहे हैं। वो भारत के यथास्थिति के आधार पर, धरातल पर नहीं सोच रहे हैं। आदरणीय राहुल जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडी गठबंधन हो, ये सोचते रहें, इस लायक बचेंगे नहीं कि इनको कुछ करने का अवसर मिले। लेकिन राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचारी लोगों को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलना के कहने का हक नहीं है। कारण है 10 साल की सरकार में एक व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है मंत्रिपरिषद के। तब राहुल गांधी जिनका गठबंधन लेके बैठे हैं साथ में, उसमें से भ्रष्टाचारी कौन सा नहीं, एक आध नाम बता दें। अब तो चर्चा ये भी है कि मेरठ और रायबरेली से प्रियंका और राहुल गांधी अलग अलग सीटों से लड़ सकते हैं। नहीं, मेरठ में तो अब लड़ने की उनकी संभावना खत्म नहीं, मेरठ नहीं, अमेठी और रायबरेली की बात कर रहा हूँ। और अमेठी रायबरेली से लड़े तो उनका स्वागत है, मैं कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये वायनाड का मतदान होने के पहले घोषणा कर देते और ऐसा ना हो जाए कहीं कि ना इधर के रहें ना उधर के रहें, ना खुदा ही मिला ना विशाले सलाम। लेकिन एक चुनौती आ रही है, दोपहर का वक्त है, अभी 40 के पार टेम्परेचर चल गया है। जो वोटर्स आने चाहिए थे वो निकल करके नहीं आ रहे हैं और यूपी में भी 8 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर जो मौसम का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी जनता जनार्दन से आग्रह है, एक दिन कष्ट उठा लो तो कम से कम 5 साल शांति के साथ नींद से सो सकोगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता सुरक्षित रहेगी और योगी के कारण अपराधी या तो रेल में होगा या जेल में होगा या ऊपर होगा। तो कम से कम आज एक दिन कष्ट उठा लो, 5 साल मौत से सोना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, मेरठ। और आरजू हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं। आरजू, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी से यहाँ पर अतुल गर्ग मैदान में है, और साथ ही इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से डॉली जो हैं वो इंडिया अलायंस की कैंडिडेट हैं। क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है? और आप तो सुबह से लोगों से बातचीत कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के मन में जिनको ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अनन्या, बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए ने अतुल गर्ग को अपना प्रत्याशी चुना है। तो वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो उन्होंने वो लगे हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। वोट डालने के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और किस बिहाफ पे, किन इशुओं पे वो आज वोट करने वाले हैं। मैम, आप वोट करने के लिए यहाँ पे लाइन में लगी हुई है, क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद में, क्या ऐसे दिक्कतें हैं जिनको आप ध्यान में रख के आज वोट कर रहे हैं? क्या लग रहा है मैम? देश सुधारने के लिए तो नेशंस के साथ बस ये सुनते रहते हैं, कानून में रखते हैं, जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, मुहावरे के जरिए वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हैं। आप देख सकते हैं क्यों में औरतें जो हैं वो इस वक्त दोपहर का टाइम है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मैम, क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के जिनको लेकर आप यहाँ पे आज वोट करने पहुंची हैं? क्या दिक्कतें हैं? जाम की कोई परेशानी नहीं है, आज अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही था। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों में नाराजगी भी है, कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा समस्या है। तो कुछ लोग की बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से वीके सिंह जो है वो चुनकर आए थे, और लोगों का यही कहना है कि गाजियाबाद में डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिन पे काम करना भी बाकी है, जैसे कि गाजियाबाद में चलिए आरजू, आप हमारे साथ रहेगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच मोहम्मद वलीउल्लाह समीर कांग्रेस उम्मीदवार हैं हैदराबाद से, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए क्या कुछ कहना था वलीउल्लाह समीर की तरफ से। मोहम्मद वलीउल्लाह समीर जो कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से ठहरेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता बनके। सर, आपको असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ा किया गया है, तो यहाँ पे एक मुसलमान के खिलाफ एक दूसरे मुसलमान को खड़ा किया गया है, तो आपके हिसाब से रणनीति कैसी होगी सर? बिकॉज मेजॉरिटी यहाँ पे जिस तरह मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, और यहाँ पे अगर एक मुसलमान को टिकट दिया गया है तो ये इसलिए भी दिया गया क्योंकि यहाँ पे 55% मुस्लिम्स हैं। तो मुसलमान के अगेंस्ट मुसलमान को खड़ा करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्टी के हम एक कैंडिडेट है, मैं हैदराबाद का डीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे बोला गया कि आप क्या इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे सर? ओवैसी के साथ में बहुत सारा वोट बैंक है और उनके ऊपर एलिगेशंस भी है कि वो बोगस वोटिंग कराते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी ऑन ग्राउंड जिससे आप ओवैसी को टैकल करेंगे? सबसे पहली बात तो ओवैसी साहब का कोई ऐसा वोट बैंक है नहीं। हमारा तो इस वक्त, अगर आप हमारी रणनीति पूछेंगे तो हमारी रणनीति ये है कि हम तो घरे घर पहुँचेंगे, हम जाएंगे, हमारा डेवलपमेंट के मुद्दे बताएंगे, हम ये लोगों तक ये एक मैसेज पहुंचाएंगे कि कब तक आप गुलामी करोगे, आप कब तक इस मज़हब की सियासत में फंसे रहोगे, बाहर निकलो इससे बाहर निकल के दुनिया देखो, डेवलपमेंट लाओ, अपनी आने वाली आल औलाद का मुकद्दर सुधारो। हम ये मैसेज लेके लोगों तक, कांग्रेस पार्टी के साथ चलते हो तो आपको क्या फ़ायदे हैं, और आने वाले जैसे ये लोग बोगसिंग से जीत रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस बार की ये लोग बोगसिंग ना कर सके और एक फेयर इलेक्शन हो। भाजपा के ही कंटेस्टेंट है माधवी लता, उनका ये भी कहना है कि जिस दिन हैदराबाद में बीजेपी का एमपी खड़ा हो जाएगी, वो हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगी, नंबर 1। नंबर 2, वो सारे जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पार्टी के ऊपर इनडायरेक्टली एफिलिएशन है उनका, ऐसे करके। तो आप इस बात से कितना हद तक सहमत हैं, और आपका क्या मतलब स्ट्रैटेजी रहेगा कि बीजेपी के खिलाफ कैसे टैकल करें? बिकॉज वो कम्युनल इंसाइट हो रहा है, वायलेंस करके, लोगों का भी कहना है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और हम मज़हब के नाम पे वोट मांगने नहीं जाएंगे। रही बात माधवी लता की, माधवी लता इस वक्त एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह नहीं बिहेव कर रही हैं, उनके जो मुंह में आता है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। ठीक है, हम ये भाग्यनगर कर देगी तो ये मुमकिन नहीं है। हैदराबाद एक तारीख़ी शहर है और इसका नाम बदलना इतना आसान नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से माधवी लता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा, ये कभी पूरा होने वाला है नहीं। और चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको होशंगाबाद, जहां पर वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता मौजूद है।
के मन में क्या है मुद्दे यहाँ पर जिनको ध्यान में रखकर लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं होशंगाबाद में ही मौजूद हूँ। अब तक हम 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मध्य प्रदेश की सभी सीटों के अलावा होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा 55% मतदान हुआ है। और हम मध्य प्रदेश के परसेंटेज की बात करें तो करीबन 48% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है। रीवा है, सतना है, टीकमगढ़ है, खजुराहो है, दमोह है। जो 8 विधानसभाएं हैं इस पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व विधायक संजय शर्मा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी की ओर से दर्शन सिंह चौधरी जो कि किसान नेता रहे हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। यहाँ मुद्दों की बात करें तो नर्मदा नदी ही यहाँ पर एक कह सकते हैं 26% आबादी केवल शहरों में रहती है। तो आज हम सुबह से वोटर से बातचीत कर रहे थे होशंगाबाद के, तो वो यही कह रहे थे कि होशंगाबाद ना कि सरकारी लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, कई 100 किलोमीटर में फैला है। तो जो सरकार है वो यहाँ के विकास की बात क्यों नहीं कर रही, या उद्योग क्यों नहीं लगाए जा रहे? अगर यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे तो यहाँ का जो नौजवान है उसे नौकरी के लिए दूसरे बुजुर्ग लोगों से बातचीत की, सभी लोगों से बातचीत की, तो वो कह रहे हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और राष्ट्र के हिसाब से ही हम इस बार वोट कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा। ठीक है वैभव, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी इस पर हम बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन इन सब के बीच